नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा, पिछले 9.5 वर्ष में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से एक शब्द हमेशा इस्तेमाल किया गया और वो शब्द है डोले वाला राष्ट्रवाद। कतर में नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। ये सैनिक अगस्त 2022 से कतर में हिरासत में थे। सैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एक छोटे से देश कतर एनडीए भारत सरकार की हवा निकाल दिए। विकास का काम तभी हो सकता है जब देश में सुरक्षा का वातावरण अनुकूल हो और शांतिपूर्ण हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 3 से बढ़कर 14 जिलों में फैल गए। कांग्रेस सरकार ने 2018 से इस समस्या पर विकास के माध्यम से काबू करने का प्रयास किया, जिससे नक्सल हिंसा में 52% कमी आई। बंद हो चुके 328 स्कूल फिर से खुल गए। कोई भी प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक सद्भाव अच्छा है। पिछले 9.5 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार की तरफ से एक शब्द निरंतर और लगातार सुनने को मिलता रहा है, मस्कुलर नेशनलिज्म, जिसका हिंदी में तर्जुमा होगा डोले वाला राष्ट्रवाद। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई शब्द मिल जाए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं तो ये मस्कुलर नेशनलिज्म कहीं पर दिखाई नहीं देता। आज एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी हैं, उनको मौत की सजा सुना दी गई। उनके ऊपर क्या आरोप है, उनके ऊपर कहां पे मुकदमा चला, उस मुकदमे का फैसला कहां है, कुछ अता पता नहीं। और वो 8 सेवानिवृत्त अधिकारी नौसेना के, जिनको भारत ने कई बार सम्मान दिया, वो पिछले अगस्त 2022 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और उसके बाद उनको मौत की सजा सुना दी। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है उनकी रिहाई के लिए। इसके बावजूद कि निरंतर और लगातार ये बात सरकार के संज्ञान में लाई गई, पर एक छोटा सा मुल्क कतर, उसने ये एनडीए भाजपा सरकार की मस्कुलर नेशनलिज्म की हवा निकाल के रख दी है और उन लोगों की जिंदगी आज जोखिम में है। इसी तरह से अप्रैल 2020 से चीन भारत की सरजमीन में घुसा हुआ है। एक उच्च अधिकारी ने, जो लद्दाख की एसएसपी हुआ करती थी, उन्होंने एक पेपर लिखकर यह बात कही कि पूर्वी लद्दाख में 56 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां पे अप्रैल 2020 से पहले भारत की सेना गश्त लगाया करती थी, और आज उन 56 में से 26 ऐसी जगह है जहां पे भारत की सेना जा नहीं सकती।
अब आप ये सोचेंगे कि इसका छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है। मैं किस संदर्भ और किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं। संदर्भ और परिप्रेक्ष्य ये है कि विकास का काम तभी हो सकता है अगर प्रदेश में जो सुरक्षा का वातावरण है, वो सुरक्षा का वातावरण एक सामान्य हो और अनुकूल। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म की, नक्सलवाद की समस्या थी, वो सिर्फ 3 ब्लॉक तक, 4 ब्लॉक तक सीमित थी। और जब भाजपा ने सरकार छोड़ी, 2003 से लेकर 2018 तक उनका शासन रहा, ये समस्या छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैल चुकी थी। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही एक संजीदा तरीके से, बहुत ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं सरकार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को का उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनाकर इस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में जो नक्सली हिंसा की समस्या है, उसकी वारदातों में 52% से ज़्यादा कमी हुई। 314 जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सल प्रभावित इलाकों में, वो स्कूल खोले गए। राशन कार्ड बहुत ही एक युद्ध स्तर पे बनाए गए और पीडीएस की दुकानें खोली गई। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि आज कुछ 3 जिलों के कुछ इलाके हैं जहां पे नक्सलवादियों का आज भी प्रभाव है। इसके साथ साथ एक राज्य के स्तर पे जो हमारी बहनों के खिलाफ हिंसा होती थी, उसको ऊपर काबू पाने के लिए डेडिकेटेड विमेन पुलिस स्टेशन भी खोले गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रदेश तभी विकास कर सकता है जब उसमें अमन और शांति हो, जो कानून की समस्या है, जो कानून की व्यवस्था है, वो सामान्य हो, और लोगों में जो एक डर और खौफ का वातावरण था, वो डर और खौफ के वातावरण से निजात पाए। ये मैंने भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। और मेरा ये सदा से ये मानना रहा है कि किसी भी जटिल परिस्थिति का हल जो स्टेट की हार्ड पावर है और स्टेट की सॉफ्ट पावर है, उन दोनों का संतुलन बनाकर उसका इस्तेमाल करके ही उससे निजात पाया जा सकता है। और इसीलिए मैंने भूपेश बघेल साहब की, कांग्रेस सरकार की इसलिए प्रशंसा की क्योंकि पिछले 5 साल में जिस संजीदा तरीके से उन्होंने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का बहुत ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया है, उससे इस समस्या में बहुत कमी आई है। 2018 में जो परिस्थितियां थीं और 2023 में जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल भिन्न हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो प्रदेश की अमन और शांति है, जो लोगों की सुरक्षा है, जो लोगों के मन में एक भय और आतंक था, जिससे पिछले 5 साल में निजात पाया गया है, उसको बरकरार रखना। क्योंकि मैं तो पंजाब से आता हूँ, कांग्रेस पार्टी का उस समय भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था, और पहले जो भी खबरें आती थी छत्तीसगढ़ से, वो हिंसा से जुड़ी होती थी जब भाजपा की सरकार है।
पिछले 5 वर्ष में जो भी खबरें छत्तीसगढ़ से आती हैं वो छत्तीसगढ़ के विकास, उसकी तरक्की, उसकी प्रॉस्पेरिटी, वो खबरें आती हैं। अब कल रात जब हम आए तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उन्होंने मेरे को बताया कि जी हमारी 100% ऑक्यूपेंसी, राइट। और कल रात राधिका जी इस बात को जानती है, छत्तीसगढ़ रायपुर में किसी होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब भरोसा बढ़ता है तो निवेश होता है, और ये निवेश तभी होता है जब अमन और शांति प्रदेश की बरकरार रहे। तो इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द फोरमोस्ट। और भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में ये सेफ्टी और सिक्योरिटी देने में कामयाब रही है। अगर केंद्र सरकार रोज ईडी, रोज इनकम टैक्स, रोज सीबीआई भेजकर प्रदेश सरकार को तंग ना करती रहती तो पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ है उससे कहीं अधिक विकास हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने देखा क्या कह रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त श्रीधर राव। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।